दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को पहले तो पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बारे में, उसके विभाजन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं और समझ करके आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, वो कितने भागों में बटा होता है। आइए समझते हैं, क्रमवाइज समझते हैं और उसको सूत्र के आधार पर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका दिया है वास्तविक संख्याएं। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे -1, +1, ठीक है, 302/5 इत्यादि, मान लीजिए वास्तविक संख्याएं हो सकते हैं। और देखिए कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? 1 और 2। पहला होता है परिमेय संख्याएं, पहला होता है परिमेय संख्याएं, दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या को दो भागों में, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। अब ये हुआ कि परिमेय संख्या है, जैसे -1, ठीक है, +1, 3/5। परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और एक आता है अपरिमेय, जिसे हम लोग P/Q के रूप में न लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं अपरिमेय। जैसे जो चीज अंडर रूट के अंदर, जो संख्या अंडर रूट के अंदर रखते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद आता है कि परिमेय संख्या को भी दो वर्गों में बांटा गया है। समझने वाली बात है, कितना अच्छा है कि परिमेय संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो पहला क्या है कि देखिए, पहला है आपका पूर्णांक संख्या है, दूसरा है भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है जैसे -1, +1, 2/3, -2, -4, -5, +5, +8 etc। और भिन्न संख्या है जिसे हम लोग क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो देखिए, इसको हम लोग 3/5, 1/4, 6/5 etc लिखे हैं, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिखे। अब सवाल आता है कि क्या पूर्णांक संख्याएं भी किसी वर्ग में विभाजित होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णांक संख्याएं भी 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला आता है धन पूर्णांक, शून्य, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, शून्य, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जिसको हम लोग प्लस के रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं धन पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये सब पूर्णांक संख्या है। शून्य मतलब शून्य होता है, जीरो ही होता है। इसके बाद आता है आपका ऋण पूर्णांक। तो जिस संख्याओं को हम लोग माइनस में, मतलब ऋण में लिखते हैं, उसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3 etc क्या है? ऋण पूर्णांक है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये रहा आपका परिमेय संख्या है। अब आता है आपका चैप्टर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है पूर्णांक संख्या है, दूसरा आता है भिन्न संख्या है। पूर्णांक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला एक धन पूर्णांक संख्या है, शून्य और ऋण पूर्णांक संख्या है। इसके बाद हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसको समझते हैं अच्छे से और आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। जैसे इसका होता है फार्मूला आपका कि A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। अब ये समझना होगा कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। ये आपका कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, लिखेंगे जैसे जहां जहां, ठीक है, A बराबर आपका है भाज्य। क्या है? भाज्य, भाजक। ठीक है, फिर आता है आपका Q। Q बराबर हो जाएगा आपका भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। फिर आता है आपका R, और R बराबर होता है शेषफल। क्या होता है R बराबर? शेषफल। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं इसको कि
फार्मूला के रूप में हो जाएगा आपका कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, किसके लिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए। ये हो गया आपका कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब इसमें जीरो आर लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसी के रूप में इसको हम क्या करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और समझते हैं। जैसे चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। संख्याओं 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बोल रहा है कि 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मौसा मतलब निकालना आना चाहिए। यदि आप मौसा अच्छे से निकाल लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए पहले सबसे पहले हम आपको समझाते हैं इसको निकालने के लिए। तो जब निकालेंगे तो ये देखिए, ये क्या है 130, ये क्या है 280। तो दिमाग में याद रख लीजिएगा हमेशा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे ये क्या है आपका 280, क्या है 130, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 280 डिवाइडेड बाई 130 मतलब भागे 130। अब ये देखिए कितने बार कट रहा है, तो 130 दो बार में जाएगा तो हो जाएगा आपका 260। ठीक, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, कट जाएगा। अब तो शेष के रूप में 20 हो गया, 20 हो गया ना। तो अब देखिएगा यहां पे क्या करें, 130 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग यही शेष को भाज्य के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे भाज्य क्या हो जाएगा आपका 130, तो ये भाजक के रूप में होगा ना, 130 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 130। तो बीच में लिखेंगे हम लोग 120, समझिएगा ध्यान से। फिर अब ले जाइए इसको 20 छका 120, ये क्या हो गया आपका 0, ये क्या हो गया 1। अब 10 किसके रूप में हो गया, फिर क्या हो गया आपका भाजक के रूप में। तो जब भाजक के रूप में हो गया तो अब इससे मतलब भाजक के रूप में क्या आएगा आपका, तो ये देखिए ये वाला ये जो आपका 20 है। ठीक है, जैसे देखिए 130 में इसको ले गए हम लोग, 2 बार गया तो 2 बार में 260 है, 0 8 में से 6 गया आपका 2। फिर ये जो था आपका पहले क्या था, पहले था आपका ये भाजक, फिर किसके रूप में हुआ भाज्य, ये किसके रूप में हुआ था शेष। लेकिन यही शेष फिर भाजक के रूप में होगा और भाज्य के रूप में क्या हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग 20 और 10 गुना के 20। और आप लोग मौसा का नियम जानते होंगे, नहीं जानते हो समझ लीजिएगा कि जो लास्ट बार डिवाइड करता है, जो लास्ट बार काटता है, उसका वो ही क्या हो जाता है मौसा हो जाता है, वही क्या होता है मौसा। आइए इसको हम लोग स्टेप में समझते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि चरण 1 मतलब चरण को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, फार्मूला होता है आपका कि भाज्य बराबर, यहां लिखा हुआ है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको समझाया है कि जहां a बराबर क्या है भाज्य है, b बराबर क्या है भाजक है, q बराबर क्या है भागफल है, r बराबर क्या है शेषफल। तो a बराबर a क्या है भाज्य, भाज्य क्या आपका 280। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, जैसे 280 बराबर। ठीक है, फिर क्या है b क्या कहा गया आपको भाजक, भाजक क्या है 130, यहां लिखेंगे क्या 130 गुणे भागफल, भाग देने पर भागफल क्या है 2 आया है, तो यहां लिखेंगे 2 अब प्लस शेषफल, शेष क्या बचा आपका, तो शेष बचा है 20। ठीक है, अब देखिए जहां r क्या है इज नॉट इक्वल टू 0, यदि r का मान 0 हो जाएगा वहीं से हमारा क्या मौसा निकल जाएगा। देखिएगा समझिएगा, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि चरण 2 को लिखते हैं। ठीक है, चरण 2 इसको बोलते हैं स्टेप सेकेंड। ठीक है, स्टेप सेकेंड लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग कि अब देखिए समझिएगा
ये क्या था 280 भाज्य था, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन वही स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो शेष के रूप में था वो क्या बन जाता है आपका भाजक, और जो भाजक के रूप में था बन गया आपका भाज्य। तो लिखेंगे हम लोग 130, ठीक है। ये जो था आपका किसके रूप में हो गया है भाज्य के रूप में, तो हो जाएगा 130 बराबर 130 से जब हम लोग जो भाग किए हैं 20 से 130 का, तो हो गया आपका 20 गुणे कितने बार गया है भागफल 6 बार, प्लस शेष कितना बचा है इसके बाद 10 बचा है, ठीक है। फिर लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, जो शेष है जो r का मान है वो शून्य के बराबर नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेप 3 लिखेंगे, जितने स्टेप में कटेगा उतना स्टेप हम लोग लिखते जाएंगे। तो लिखेंगे चरण, ठीक है 3, सॉरी स्टेप 3, इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए ये क्या था 20 भाजक के रूप में था, जब भाजक के रूप में था तो हम लोग लिखेंगे 20 बराबर, ठीक है 10 भाजक के रूप में था, लेकिन भाज्य कितना है 20, 10 गुणे भागफल 2 प्लस शेष कितना शून्य बच गया, शून्य लिखेंगे r इक्वल टू 0। समझिएगा ध्यान से, यदि समझेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अब कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो अब क्या करते हैं इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे यहां करेंगे कि ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो लास्ट का भाजक होता है, जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मौसा होता है, जो सबसे लास्ट में विभाजित करता है। वहां भी बताए थे, यहां भी और यहां भी, जो सबसे लास्ट का विभाजित होता है वही क्या होता है हमारा मौसा होता है। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे हम लोग अतः 130 और 280 का मौसा कितना होगा 10 होगा, 10 होगा। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए कुछ उदाहरण और समझते हैं और हल करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन दिया आपका कि संख्याओं 180, 252 तथा 324 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि मान लीजिए 180 दिया है, 252 दिया है, 324। कहेंगे कि भैया आपने जब 2 अंकों का मौसा बताया था वो तो हम सीख लिए थे, लेकिन 3 अंकों का मौसा कैसे हम लगाएंगे। तो इसमें देखिए घबराने वाली बात नहीं है, इसमें यह समझना है कि सबसे छोटा कौन संख्या है, उससे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटे संख्या का उससे बड़े संख्या में भाग देंगे, जितना उसका मौसा आएगा सबसे बड़े संख्या में उसका भी भाग दे देंगे। आइए देखते हैं और समझते हैं। जैसे ये दिया आपका 180, क्या दिया 180। चलिए ये क्या दिया आपका 252, ये दिया 324। ये रहा आपका सबसे छोटा, ये रहा उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर 252 का, ठीक है 180 में मतलब 180 का 252 में भाग दे देते हैं, 180 का 252 में भाग दे देते हैं। तो 180 देखिए कितने बार जाएगा, तो 2 बार में 360 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो 1 बार ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका 180। ये 2 हो जाएगा, 15 में 60 गया, 7 हो गया, 72 हो गया। अब आपका हो जाएगा, पहले क्या था कि 72 शेष था, लेकिन अब ये आपका भाजक के रूप में हो गया, और ये जो भाजक के रूप में था वो भाज्य के रूप में हो जाएगा। ठीक है समझ में। ये जो 180 था आपका भाजक के रूप में था वो भाज्य के रूप में हो जाएगा, और 72 जो शेष के रूप में था वो किसके रूप में हो जाएगा भाजक के। और देखिए कब जा रहा है, तो 7 गुना के 14, 2 बार जाएगा, 2 गुना के 4, 2 साते 14, 10 में से आ गया आपका 6, इसमें 7 में से आ गया 3, कट जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 72, और 36 गुना के क्या होता है 72 होता है। समझिए। चलिए ये रहा आपका, ये क्या रहा मौसा रहा 36, लेकिन अभी मौसा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 3 संख्या हैं। अब क्या करेंगे कि ये 36 का सबसे बड़ी वाली संख्या में फिर भाग देंगे, तब उसका मौसा निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि 324 भागे 36। अब देखिए कितने बार में जा रहा है, सो चेक करते हैं। तो ये आपका लगभग जाएगा 4, 4 से 24, 12, 4, 5, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लोग
9 बार ले जाते हैं, ठीक है। 9 छक्के 54 को 84 5, 9 3 27 5 32। 9 बार में क्या हुआ, विभाजित हो गया, कट गया। अब जब 9 बार में कट गया तो इसका भी मौसा क्या हुआ 36। क्यों? क्योंकि जो संख्या लास्ट बार डिवाइड करता है, जो लास्ट बार काटता है, वो क्या होता है, उसका मौसा होता है। तो इसमें भी 36 लास्ट बार कटा और इसमें भी क्या होगा 36 लास्ट बार कटा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, स्टेप लिख सकते हैं या यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 180 252 30 24 का मौसा और 36 होगा। लेकिन चलिए हम क्या है, इसी बहाने आपका एल्गोरिथम समझा रहे हैं। यहाँ तो आंसर आपका हो गया कि 180 252 30 24 का मौसा बराबर इतना इतना होगा। लेकिन आइए इसको स्टेप वाइज समझ लेते हैं ताकि कोई भी कठिनाई ना हो। तो लिखेंगे हम लोग स्टेप फर्स्ट, ठीक है। किससे? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहां क्या है 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे स्टेप लिखते हैं, समझिएगा कि सबसे पहले क्या किया हम लोग कि लिखेंगे 252 किसके रूप में है, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक। इसको बोलते हैं शेषफल। जब इसको शेषफल बोलते हैं तो लिखेंगे यहाँ कि 252, ठीक है, बराबर, देखिए बी का मतलब क्या होता है आपका भाजक होता है, और बी क्या है 180। क्यू का मतलब भागफल, भागफल कितना है 1 प्लस आर क्या है आपका शेषफल, और शेष कितना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका आया है 72, ठीक। अब लिखेंगे हम लोग, यहां लिख दीजिए जहां लिखना है कि जहां आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर इज नॉट इक्वल टू 0। आइए स्टेप 2 को देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग स्टेप 2, जिसको हिंदी में बोलते हैं चरण, समझ लीजिए यहां लिख देते हैं चरण, ठीक। तो चरण 2 में क्या हुआ था कि जो 180 भाजक के रूप में था वो किसके रूप में बन गया, भाज्य के रूप में। तो लिखेंगे हम लोग 180 बराबर कितने बार गया है आपका, तो 72 गुणे 2 बार गया है। शेष कितना आया है रिमाइंडर, तो 36 आया है, ठीक। लिखेंगे जहां r इज नॉट इक्वल टू 0, अभी जो r का मान है शून्य नहीं हुआ है, शून्य नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि स्टेप 3 लिखेंगे हम लोग चरण, इसको नाम मान देते हैं। तो लिखेंगे जो 72 आपका भाजक के रूप में था वो किसके रूप में हो गया है, भाज्य के रूप में। यहां लिख देंगे हम लोग भाज्य के रूप में, भाज्य का मतलब a के रूप में, जहां a बराबर भाज्य है, बराबर कितने बार गया आपका 36 और 2 बार गया है। शेष कितना रिमाइंडर लिखेंगे जहां r इक्वल टू 0। अब शेष बच गया शून्य, तो जो अंतिम बार, ठीक है, भाजक होता है अर्थात जो b का मान होता है वही आपका मौसा होता है। तो यहाँ b क्या है, देखिए इससे तुलना कर लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान होता है वही क्या होता है आपका मौसा होता है। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः 180 252 324 का मौसा, ठीक है, कितना होगा 36 होगा, मौसा 36 होगा। यहाँ पे लिखते जगह नहीं होगा, 36 होगा। ये आपका फाइनली आंसर, यही आपका आंसर 36, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन को समझते हैं, उसको हल करते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आसान समझेंगे तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये आपका एल्गोरिथम का जो फार्मूले हैं, जो सवाल है उसको समझिएगा, आगे और हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, आपका एग्जांपल है, समझिएगा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की जो बीमाएं हैं, बीमाएं जानते हैं ना, हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो बीमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकती है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इसमें जो सबसे लंबी रोड की लंबाई मापना होगा उसको बोलते हैं मौसा, मतलब महत्तम मान, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। अच्छा, एक बात मन में होगा कि HCF LCM क्या होता है ना, देखिए समझिएगा कि HCF, ठीक है,
इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा आता है आपका एलसीएम, ठीक है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हाईएस्ट को महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम एचसीएफ हो गया। सवाल हमसे पूछा है कि 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में भी दिया है और सेंटीमीटर में भी दिया है। तो हम लोग को पता है किसी भी सवाल को जब हल करते हैं तो उसका मात्रक कोई एक वर्ग इकाई होनी चाहिए, जैसे मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर सभी सेंटीमीटर होने चाहिए। तो चलिए एक चीज आपको ये बता देते हैं जल्दी से, बहुत जल्द में, कि आखिर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे ना। तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, देखिए होता है मिमी, सेमी, डेसी, ठीक है, इसको हिंदी में लिख दिए ताकि समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हिंदी में लिख देते हैं, लिखेंगे मिमी सेमी, ठीक है, मिमी सेमी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए छोटी इकाई, क्या है, छोटी इकाई। इसको मान लेते हैं हम लोग बड़ी इकाई, ठीक है। मिमी से बड़ी सेमी, सेमी से बड़ी डेसी, डेसी से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा आपका डेका हेक्टो किलोमीटर सबसे बड़ा। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यदि हमको बोल दिया कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो समझने के लिए कि जब हम लोग बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे, जब हम लोग बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो उस समय करेंगे हम लोग गुणा, क्या करेंगे, गुणा। और जब हम लोग छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में चेंज करेंगे या बदलेंगे तो भाग, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज करेंगे तो गुणा। अर्थात हमने बोला कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। समझने वाली बात है कि आपको किलोमीटर से मीटर के लिए बोल रहा है, किलोमीटर बड़ी इकाई होती है, मीटर छोटी इकाई होती है। और जब बड़ा से छोटा की तरफ जाए तो अभी क्या बताया आपको, हम लोग करेंगे गुणा, ठीक। कितना किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को चेंज किस में करना है बेटा, तो चेंज करना है मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए देखिए जहां से हम चलेंगे तो वहां लिखेंगे, यहाँ देखिए किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं, बड़ी से छोटी की तरफ तो गुणा, जहां से चलेंगे वहां लिखेंगे 1, जहां से चलना प्रारंभ करेंगे वहां लिखेंगे 1। और कितने घर गए, तो देखिए मान लीजिए इसको 1 घर, 2 घर और 3 घर, तो कितने शून्य लग जाएंगे, 3 शून्य। मतलब जितना दूर हम चलेंगे, जितना घर हम लोग यात्रा करेंगे, 1 घर 2 घर 3 घर, रास्ते में पड़ रहा है आप दोस्तों का, तो उतना शून्य लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका 1000 मीटर, ठीक। अगर कोई आप तो मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर को नहीं पता, यदि हम लिख दें इसको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, समझिएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मान लीजिए मीटर, यहाँ मीटर आपका है, ये रहा आपका मीटर, ठीक। किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में, ये रहा आपका मीटर, ये रहा सेंटीमीटर। और जब मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं आप, तो मीटर बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, तो बड़ी से छोटी की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, गुणा। कितना, मीटर से चले हैं तो एक घर डेसी का, दूसरा घर सेमी का, 2 शून्य लग जाएगा, अर्थात 100 सेंटीमीटर। लेकिन इसी को अगर पलट दे, यदि इसी को पलट दे कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब ये समझिएगा कि 100 सेमी में कितने मीटर होते हैं, तो ये देखिए सेमी रहा, ये रहा आपका मीटर। और जब सेमी से मीटर की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे, सेमी से मीटर को बदलेंगे, तो सेमी छोटी इकाई है, तो कितने सेंटीमीटर को, 100 को, तो लिखेंगे 100। जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहां कर देंगे भाग,
सेमी से चलना प्रारंभ किए, लिखेंगे 1, कितने कर गए डेसी और मीटर का, तो 2 शून्य लग जाएगा, और 100 में 100 भाग देंगे, क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा, तो 1 क्या मात्रक बदल जाएगा 1 मीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यदि दिया है आपका कि कमरे की लंबाई क्रमशः दिया है, तो लंबाई क्या हो जाएगा आपका, समझिएगा, लंबाई दिया है कि 8 मीटर, ठीक है, और 50 सेंटीमीटर, अर्थात 8 मीटर को आप देखिएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, कितना 8 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर प्लस 50, अर्थात 850 सेंटीमीटर। फिर दिया आपका कि जो चौड़ाई दिया है वो दिया है 6 मीटर, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कि 600 प्लस 25 अर्थात 625 सेंटीमीटर। फिर आपका जो ऊंचाई है, ठीक है, वो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई, समझिएगा 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 4 मीटर का मतलब 4 सेंटीमीटर अब प्लस 75 सेंटीमीटर अर्थात 475 सेंटीमीटर। ये तीनों इकाई आपको मिल गए, तीनों बीमाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और जब तीनों बीमाएं आपको मिल गए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन बीमाओं का सबसे छोटे का मझले में भाग देते हैं, और जो आपका मसा आता है सबसे बड़े वाले में भाग देते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा सबसे बड़ा मान या सबसे बड़ी लंबाई का, जो आपका पूछा है ना कि सबसे लंबी रोड की लंबाई, वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मसा निकालना पड़ेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए हल करते हैं। तो लिखेंगे, ये देखिए 625 मछली इकाई, 475 क्या है सबसे बड़ी इकाई, तो हम क्या करते हैं कि 625 में 475 का भाग करते हैं, ठीक है, कितनी बार जाएगा 475 का, तो एक बार जाएगा आपका हो जाएगा 475, ये आपको हो जाएगा 0, 12 में 7 गया 5 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर जो अब भागफल के रूप में था वो हो जाएगा आपका भाजक के रूप में, और फिर आ जाएगा 475, जब भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 15 45, मतलब 450 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 7 में 5 गया 2 कट गया, ठीक है, 25, अब क्या हो जाएगा आपका 150, ठीक है, ये आपका भाज्य के रूप में हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, इसमें क्या है आपका 25 आ गया मौसम तथा, ठीक है। अब जो मौसा आया है, हमने बताया था कि जब क्रमशः हम लोग भाग देंगे, जो उसका मौसा आएगा सबसे बड़ी संख्या में उसका भी भाग देंगे, और जितनी बार लास्ट बार विभाजित करेगा, जितनी लास्ट में कट जाएगा वही आपका मौसा हो जाएगा। तो इसका हो गया 25, लास्ट में कटा है 25 बार, और इसका देखते हैं कितने बार आता है, तो क्या बचा आपका 850, तो 850 में हम लोग 25 का भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 25 यहाँ 75, 5 से 5 गया 0, आपका 8 7 गया 1, ये आपका क्या आ जाएगा 0, और 25 चौके 100, मतलब इसमें भी क्या किया 25 से कटा है, तो दोनों बार क्या है कि 25 से डिवाइड हुआ है आपका अंत में, तो लिखेंगे कि अतः तीनों विमाओं, ठीक है, कौन सा लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ना, 850 सेंटीमीटर ना, 850 सेंटीमीटर, फिर 625 सेंटीमीटर तथा 475 सेंटीमीटर में सबसे लंबी रोड की लंबाई, सबसे लंबी रोड की लंबाई क्या होगी, तो 25 होगी, क्या होगी 25, किसमें निकला है सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक।